फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसके बारे में अब पढ़ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कुछ इस तरीके से होती है। ये हमें बताती है कि हमारा नंबर डेटा में कितनी बार रिपीट हुआ है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि 1 2 बार आया है, 2 नंबर 5 बार आया है, 3 नंबर 4 बार आया है, 4 नंबर 2 बार आया है और 5 नंबर 1 बार आया है। तो देखते हैं कि अब इसे बना कैसे सकते हैं। तो जो हमने टैली मार्क्स के देखा था कि टैली मार्क्स की टेबल कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल भी वैसे ही बनती है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में सपोज हमारे पास 50 पीपल, हमारे पास ये 30 लोगों की एज है और हमें बताना है कि कितने पीपल उनमें से 50 से ज़्यादा एज है, कितने लोगों की। तो वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम ये डेटा को टैली मार्क्स में ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सेम है, पहले हम जितनी अलग अलग एजेस हैं उनको नोट डाउन कर लेंगे, फिर उनकी टैली मार्क्स की टेबल बनाएंगे, यानी कि हम देखेंगे कि वो कितनी कितनी बार आ रही है और फिर हम वही नंबर को ऐसे एज ए नंबर ऑफ पीपल लिख देंगे। तो ये जो हमें मिला, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी कि कितनी बार ये वाली एजेस रिपीट हो रही हैं हमारे डेटा में। और टोटल हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो सारी फ्रीक्वेंसीज हैं या सारे नंबर ऑफ पीपल हैं, इनका सम हमेशा हमारा डेटा का टोटल होना चाहिए। यानी कि कितने टोटल डेटा पॉइंट्स हैं वो हमारे 30 थे और इन्हें ऐड करके भी हमें 30 मिल रहा है। तो मतलब हमने ठीक बनाई है हमारी टैली मार्क्स की टेबल। क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक लड़की ने अपनी क्लास के कुछ बच्चों से पूछा कि उनका शू साइज क्या है और उसने ये डेटा कलेक्ट किया। अब उसने ये डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे अरेंज कर दिया। तो जैसे 4 5 3 ये सारे शू साइजेस हैं और उसने ये सारे शू साइजेस के डेटा को असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े में अरेंज कर दिया है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वो कैसे फिगर आउट कर सकती है कि किसका लार्जेस्ट शू साइज है। तो अब क्योंकि उसने ये छोटे से बड़े में अरेंज किया है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो शू साइज है वो 7 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अब पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट शू साइज क्या है, तो वो हमारा 3 है। तो सेकंड का आंसर 3 हो जाएगा। अब सी पार्ट में पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट्स का शू साइज 5 है। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बच्चों का शू साइज 5 है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो 4 से बड़ा शू साइज है जिनका। तो 4 से बड़ा ये सारे हैं, इन्हें काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 बच्चों के शू साइज 4 से ज्यादा है। ये हमारे आंसर्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से हमें कैसे हेल्प मिली सारे क्वेश्चंस को आंसर करने में। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हमने डेटा को अरेंज किया तो हमें बहुत इजीली पता चल गया कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट शू साइज क्या था और जो सेम शू साइजेस थे वो सब ग्रुप हो गए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 वाले पहले एक साथ, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो ऐसे साथ में हमने ग्रुप कर दिया। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का फायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर देयर अदर वेज टू अरेंज द डेटा। तो हाँ, हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा शू साइज कितने बच्चे पहनते हैं एग्जैक्टली exactly, या फिर हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। तो क्या आप लोग इस डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का ट्राई कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें कुछ जो आसपास हमारे ट्रीज हैं उनके नाम लिखने हैं और हमें वो डेटा टेबल एक बनानी है जिसमें नाम होंगे और कितने नंबर ऑफ ट्रीज हमने देखे घर से स्कूल जाते हुए या वापस आते हुए। फिर हमें बताना है कि कौन से ट्री का ग्रेटेस्ट नंबर था, स्मॉलेस्ट नंबर था और कौन से दो ट्रीज थे जो सेम नंबर में पाए गए। तो देखते हैं। मान लो कि जब मैं घर से स्कूल जाती हूँ या वापस आती हूँ तो मुझे ऐसे ये सारे पेड़ मिलते हैं और उनके इतने नंबर हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि अशोका ट्रीज मुझे 8 दिखते हैं। तो कौन सा ट्री का ग्रेटेस्ट नंबर है? अशोका का।
फिर मुझे सिर्फ एक ही मैंगो ट्री दिखता है, तो सबसे कम मुझे मैंगो ट्री ही दिखते हैं। और गुलमोहर और जामुन के 3-3 पेड़ हैं, तो थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा जामुन और गुलमोहर। क्वेश्चन नंबर 5। हमें एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर लेना है और उसमें कोई भी छोटा सा न्यूज़ आइटम पेस्ट कर देना है। फिर हमें जो नंबर ऑफ लेटर्स उसमें आ रहे हैं वो काउंट करने हैं, ये सारे लेटर्स, और उसका एक टेबल बनाना है। तो और फिर हमें ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो पहले तो अपनी टेबल कंप्लीट कर लेते हैं और फिर एक-एक करके क्वेश्चंस आंसर करेंगे। मान लो जो न्यूज़ पीस मुझे मिला उसमें 11 सीज़ थे, 15 ई, 8 आई, 8 आर और 2 एक्स, और कोई भी मैंने जो दूसरा लेटर लिया वो ए लिया अपनी चॉइस का, और वो सिर्फ 4 बार आ रहा था। तो अब आंसर करते हैं क्वेश्चंस। पहले तो द लेटर विच वाज फाउंड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ई 15 बार आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। फिर बी पार्ट का जो सबसे कम बार आया वो था लेटर एक्स, क्योंकि वो सिर्फ 2 बार आया। फिर हमें लिस्ट 5 लेटर्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, एक्स आई आर सी ई, क्योंकि यहाँ हम अगर देखें तो सबसे कम एक्स, फिर उसके बाद आई, फिर आर, फिर सी, फिर ई, ऐसे हम उसको अरेंज कर सकते हैं। ये ऑर्डर ऑफ़न सिमिलर क्यों होगा? क्योंकि यूजुअली इंग्लिश में सी सबसे कॉमन लेटर होता है और एक्स, क्यू, ज़ेड ये बहुत रेयर होते हैं। तो कोई भी इंग्लिश टेक्स्ट हम लें, हमें ऑलमोस्ट ये सिमिलर ही ऑर्डर मिलेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हमने क्या प्रोसेस फ़ॉलो किया ये टास्क कंप्लीट करने के लिए? पहले तो हमने सैंपल न्यूज़ का सेंटेंस लिया, फिर उस सेंटेंस को पढ़ा 1 लेटर एट अ टाइम, फिर हमने टैली रखी, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई, और फिर हमने उससे पता लगाया कि क्या-क्या सबकी फ्रीक्वेंसीज़ थी और उसे एनालाइज़ करके क्वेश्चंस आंसर किए। उन्होंने अब अगर हम अपने फ्रेंड से डिस्कस करके पूछें कि उन्होंने क्या प्रोसेस फ़ॉलो किया, तो उन्होंने हम क्या-क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? हम पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने भी टैली मार्क्स यूज़ करे? क्या उन्होंने पहले लेटर्स को हाइलाइट किया और फिर काउंट किया? और कंपेयर करके ऐसे प्रोसेसेस हमें पता चल जाएगा कि सबसे एफ़िशिएंट तरीका ये करने का क्या है। इफ यू डू दिस टास्क विद अदर न्यूज़ आइटम, व्हाट प्रोसेस वुड यू फॉलो? तो हम एग्ज़ैक्ट सेम मेथड ही लेंगे, क्योंकि चाहे डेटा अलग हो लेकिन उसको कलेक्ट और ऑर्गेनाइज़ करने का जो तरीका होता है वो सेम ही रहता है।